नमस्ते, सदावत सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने एक बड़ा प्लान बनाया जिसके तहत भारतीय सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को मॉडर्नाइज करेगी और उसके बाद इनका एक्सपोर्ट करेगी, यानी कि इनका निर्यात किया जाएगा। भारतीय सेना के पास इस वक्त 2500 यानी कि 2500 T-72 टैंक है और इन्हें 1970 के दशक में भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया था। हालांकि ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी ये टैंक आज भी विश्वसनीय माने जाते हैं और वैश्विक स्तर पर अभी भी कई देश इन्हें खरीदना चाहते हैं, जिनमें कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और पूर्व एशिया के कुछ देश हैं जो कि T-72 को खरीदना चाहते हैं। हालांकि भारत भी अपने इन T-72 टैंकों को चरणबद्ध तरीके से रिटायर करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारतीय और रूसी टेक्नीशियंस इन डिकमीशन टैंक्स हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण संख्या को मॉडर्नाइज और उन्नत करने का काम कर रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन की इस प्रोसेस में इनमें उन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिससे कि इन टैंकों की मारक क्षमता, सुरक्षा और जो गतिशीलता है वो बढ़ जाएगी। अगर भारत T-72 टैंकों को आधुनिक करके इनका निर्यात करता है तो ये भारत के रक्षा निर्यात को एक बड़ा बढ़ावा भी देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 31 मार्च 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को अंतिम 4 जो हल्के फाइटर जेट हैं यानी कि LCA Mark 1 ट्रेनर्स हैं उनकी डिलीवरी पूरी कर देगी और ये ट्विन सीटर जेट्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन दोस्तों इन ट्रेनर्स को जरूरत पड़ने पर कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि HAL ने इंडियन एयरफोर्स को स्टॉक इंजनों के साथ 4 LCA Mark 1 ट्रेनर्स डिलीवर भी किए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांसीसी नौसेना ने भारत को अपनी परमाणु हमलावर पनडुब्बी सौंपी है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वर्ष 2024 था वो पूरा हो चुका है और इस अभ्यास के दौरान पनडुब्बी रोधी जो युद्ध है यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उस पर विशेष ध्यान दिया गया था। हिंद महासागर में ये पूरा अभ्यास किया गया था और पानी के अंदर के जो खतरे हैं उनका मुकाबला करने में दोनों ही नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। दरअसल फ्रांस की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी कि SSN सुफ्रेन ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। साथ ही सुफ्रेन पनडुब्बी किसी भी तरीके की चुनौतीपूर्ण पानी के भीतर के वातावरण में काम कर सकती है और ये एक स्टेल्थ पनडुब्बी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि खुफिया एजेंसियों ने जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं जो ड्रोन बनाते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के लिए, और इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को ड्रोन भी बेचे हैं। ऐसे में दोस्तों खुफिया एजेंसी अब काफ़ी सख्त हो गई है। वो अब इन ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स को ढूंढने का काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों चाइना के कई कंपोनेंट्स ड्रोन्स में इस्तेमाल आज भी किए जाते हैं, इसीलिए अब इसको लेकर काफ़ी सख्त हो चुकी है भारत सरकार, क्योंकि इन ड्रोन्स को मुख्य तौर पर हमने उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तैनात भी किया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ड्रोन जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो यहाँ पर लीक होने का मामला भी सामने आया था, जो कि सुरक्षा के लिए एक बड़ी टेंशन भी है हमारे लिए। और इसी वजह से रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सीमाओं पर तैनात के लिए जो लॉजिस्टिक ड्रोन्स का ऑर्डर दिया था, खासकर कि चीन की सीमा पर, उसे रोक दिया है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्तमान में जो सैन्य ड्रोन है यानी कि मिलिट्री ड्रोन है उनमें चीनी कंपोनेंट्स को देखा गया है, इसलिए इनके खिलाफ एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों जो बात सबसे बड़ी सामने आई है वो ये आई है कि चाइना के जो कंपोनेंट्स ड्रोन्स में लगाए गए हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमारे संवेदनशील डेटा को चुरा रहे हैं। इसलिए भारत अब चाहता है कि एक विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार की जा सके ड्रोन्स कंपोनेंट्स की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी नौसेना ने अपने अनमैन्ड कैरियर बेस्ड रिफ्यूलर MQ-25 के साथ एक ज्वाइंट प्रिसीजन अप्रोच लैंडिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक सिमुलेशन करके एक महत्वपूर्ण काम किया है और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है वो हैंड्स ऑफ नेविगेशन और गाइडेंस प्रदान करती है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले जो मानव रहित हवाई प्रणाली हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता बनाती है। और ये जो ज्वाइंट प्रिसीजन अप्रोच लैंडिंग सिस्टम है इसने चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थिति में सटीक और ऑटोनोमस लैंडिंग को सक्षम बनाया है, जो कि भविष्य में अनमैन्ड नेवल ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना जो कि काफी तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है, ऐसे में MQ-25 और ये जो उसके लिए ज्वाइंट प्रिसीजन अप्रोच लैंडिंग सिस्टम है, इसकी सफलता काफी महत्वपूर्ण रोड मैप प्रदान करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने से भारतीय नौसेना अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत कर सकती है। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना को जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनके साथ सहयोग करके स्वदेशी रूप से इसी तरीके की प्रणाली को विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना ने INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो भारत को एक जबरदस्त शक्ति प्रक्षेपण भी यहाँ पर प्रदान करते हैं। ऐसे में दोस्तों जो एडवांस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट होगा भारतीय नौसेना के लिए।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक बड़ी अपडेट ग्वादर से आ रही है और जो हमने सोचा था वही अब होने यहाँ पर जा रहा है। कुछ सीक्रेट दस्तावेज सामने आए हैं जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने ग्वादर में एक सैन्य बेस बनाने के लिए चीन से वादा भी किया हुआ है। हालांकि अमेरिका ने यहाँ पर खूब पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन चाइना ने यहाँ पर अपनी चाल पूरी तरीके से चल दी है। पाकिस्तान अब चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने का पूरा प्रयास कर रहा है, इसीलिए वो अब ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस में बनाने के लिए चाइना को हरी झंडी दे चुका है और जल्द ही ग्वादर बंदरगाह पर चाइना का एक नया सैन्य अड्डा बन जाएगा। अगर यहाँ पर मिलिट्री बेस बनता है तो भारत की टेंशन यहाँ पर जरूर बढ़ेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मिस्र की एयरफोर्स ने हाल ही में HAL की फैसिलिटी का दौरा किया था, जहां उन्होंने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के बारे में पूरी जानकारी दी और HAL भी चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इजिप्टियन एयरफोर्स के इस ऑर्डर को ले सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दूसरी तरफ टर्की ने अपने हरजेट लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को पेश किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए दोनों एयरक्राफ्ट की क्षमताओं की तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जहाँ टर्की के हरजेट की मैक्सिमम स्पीड 1.2 मैक है तो हमारे तेजस फाइटर जेट की स्पीड मैक 1.6 है। वहीं हरजेट की पेलोड क्षमता की बात की जाए तो वो 2700 किलोग्राम का है, जबकि तेजस का 5300 किलोग्राम का पेलोड क्षमता है। तेजस मार्क 1A में एडवांस रडार बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट क्षमता है। इसके अलावा इसकी कंपैटिबिलिटी अलग अलग तरीके के हथियारों को समायोजित करने की भी है। हालांकि यहाँ पर एक बात जो बोलने वाली है वो ये है कि हरजेट और तेजस दोनों ही अमेरिका के F404 इंजन से ही लैस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी ने एयरबॉर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और मोबाइल एडहॉक नेटवर्किंग वेवफॉर्म्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए एडवांस कम्युनिकेशन प्रदान करेंगे। साथ ही तेजस मार्क 2 को ये कई तरीके के फायदे देंगे, खास करके मिशन क्रिटिकल इन्वायरमेंट में, जिसमें कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और डायरेक्ट टू ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हूती जो विद्रोही हैं वो लगातार MQ-9B ड्रोन को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब भारतीय नौसेना का जो MQ-9A ड्रोन है वो दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसकी वजह से इसकी एक कंट्रोल लैंडिंग करवाई गई थी। हालांकि उड़ान के दौरान इसकी तकनीकी गड़बड़ी को जब ठीक करने की कोशिश की जा रही थी तब ऐसा नहीं हो पाया, इसी वजह से इसकी एक कंट्रोल लैंडिंग करवाई गई। आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन्स को लीज पर ले रखा है, जिनका इस्तेमाल निगरानी अभियानों के लिए किया जा रहा था। हालांकि किस तरीके की तकनीकी गड़बड़ी हुई है इसका पता नहीं चल पाया। हालांकि भारतीय नौसेना ने जनरल एटॉमिक्स से इसकी रिपोर्ट मांगी है। कहा जा रहा है कि लीज एग्रीमेंट के तहत जनरल एटॉमिक्स इस ड्रोन की जगह दूसरा ड्रोन भारत को देगा। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब भारत एक बार फिर से 31 MQ-9B ड्रोन को खरीदने को लेकर दोबारा से विचार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय कल्याणी ग्रुप और पैरामाउंट ग्रुप ने अब स्थानीय स्तर पर एनहांस वेरिएंट जो नेक्स्ट जनरेशन का एम बॉम्बे 6 मार्क 3 है उसे बनाने पर विचार किया है। एम बॉम्बे 6 मार्क 3 की अगर बात की जाए तो ये एक हाईली एजाइल 6x6 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन का रिजिलियंस है और ये लैंड माइंस, आईडीज और RPG अटैक्स के खिलाफ एक प्रभावी सॉल्यूशन माना जाता है। साथ ही इसका इंजन बे प्रोटेक्शन को भी और इन्हांस किया गया है और इसका आर्मर्ड हल है जो कि बैलिस्टिक अटैक से बचाता है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।